गुरुदेव मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरः इसभ्यो अतिव्याधि महारतो जायताम दोगरी धनु नोड़ा नड़वान आसु सप्तिः पुरंदरी योसा जिष्णु रथेष्टा सभयो युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परिजनो वर्स्तु फलवत्तो न औषधा पचयन्ताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक यूसी मिश्रा जी, उनका आज का प्रोग्राम बड़ा सार्थक रहा। सभी प्रांतों से यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। मैं यूसी मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका ये प्रोग्राम है, संख्या बल, व्यवस्था, इन सब की दृष्टि से बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सामने शैलेंद्र पांडे जी अपने आप में हमारे साथ बहुत समय से टीवी पर ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे सामने उपस्थित धर्मगुरु एस्ट्रो राजेश शर्मा जी, भोपाल से आए हुए राज ज्योतिषी तंत्र सम्राट कृपाचार्य जी, कृपाराम जी, एस्ट्रो गोल्ड मेडल यूट्यूब स्टार मानविंदर रावत जी, बनारस से आए हुए श्री अंजन जी। इनका प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में था, बीएचयू में, बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया था, इसलिए बधाई के पात्र हैं। दीप्ति सलमान जी, मंजू शर्मा जी, राहुल वर्मा जी और उपस्थित यहाँ पर सभी विद्वान बंधुओं। ज्योतिष का न कोई आदि है न अंत है, बहुत गहरा समुद्र है। अगर ज्योतिष को खोलना शुरू कर दो तो समुद्र बन जाता है, और जब इसको इकट्ठा करना शुरू कर दो तो ये घड़े में आ जाता है। यानी ये सोच है ज्योतिष की, यानी घड़ा भी बना सकते हो और समुद्र भी बना सकते हो। और ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, रोग क्यों होते हैं, कौन से रोग से मृत्यु होगी, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, मेरे लेफ्ट पे बातें नहीं, शांति के साथ सुन लीजिए। प्रोग्राम तुम लोगों का है, अगर तुमने इसको सही करना है तो चुप रहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसमें रोग क्यों होते हैं, कौन से रोग से मृत्यु होगी, आपके बच्चे को कौन सा रोग होगा, आपको कौन सा रोग होगा, रोग कब होगा, वो दुर्घटनाएं जीवन में कब घटित होंगी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताएगी, और साथ में इसका उपाय भी आपको बताया जाएगा। पहला सब्जेक्ट फलित ज्योतिष। आप जानते ही हैं, फलित ज्योतिष के अंदर बहुत सारे राजयोग बनते हैं, और हर भाव से योग और राजयोग बनता है, हर भाव से। इसलिए ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ग्रह पावरफुल होकर के अच्छी जगह पे चला जाए तो वहां पर भी अच्छा फल करेगा। हस्तरेखा है, इसको भी देख करके लोग बताते हैं कि आपके हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है, क्या भाग्य इसमें समाहित है। माथे की रेखा देख करके भी लोग बताते हैं। प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, कौन सा काम आपको सूट करेगा जीवन में जब आप पैदा होते हो। पैदा होने के बाद अगर कोई ज्योतिषी ये बता दे ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, गवर्नर बनेगा, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनेगा, या बहुत बड़ा ज्योतिषी बनेगा, प्रोफेशन में आपको आ जाएगा। और रेमेडी बहुत जरूरी होती है। लोग बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा, तो ज्योतिषियों के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, रेमेडी कराने का फायदा नहीं। और वास्तुशास्त्र, जिस घर में हम रहते हैं क्या वो घर हमें सूट करता है, क्या हमारी कुंडली के हिसाब से वो हमें सूट करता है।
और जिस घर में आप रहते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, उस कमरे का एनर्जी लेवल इतना है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, क्या वो रूम आपको उतनी सप्लाई देता है कि नहीं देता है? इतने सारे विषय हैं, इनमें कौन से विषय पे आप सुनना चाहते हैं? आप बताएं कौन से विषय पे बोलूं मैं? हस्तरेखा पे बोलूं, वास्तुशास्त्र पे बोलूं, मेडिकल पर बोलूं, प्रोफेशन पे बोलूं, फलित ज्योतिष पे बोलूं, या राजयोगों पर बोलूं? जिस पे आप बताएंगे उसी पे बोला जाएगा। सत्येंद्र जी बताएं। चलो, वास्तु और मेडिकल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में रोग लिखा है तो आप गंदे मकान में जरूर रहोगे, और अगर आपकी किस्मत में रोग नहीं लिखा तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहां आपको रोग होगा ही नहीं। मैंने ये देखा है कि जब लोगों का अच्छा वक्त आता है ना, तो वो उस फ्लैट को छोड़ करके कोठी में चले जाते हैं, और कोठी अपने आप वास्तु के हिसाब से बनी होती है, और फिर वहां वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए अभी सत्येंद्र भाई की और बहुत सारे लोगों की मेजॉरिटी में है कि रोग क्यों होते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जानकारी दूंगा। पहले आपको यह समझना है कि रोग होते ही क्यों हैं। क्या हमें गर्भ से रोग प्राप्त होते हैं? क्या ये हमें जन्मजात होते हैं? और क्या ये ऋतु परिवर्तन के साथ होते हैं? और क्या ये ग्रहों की ट्रांजिट के अनुरूप होते हैं, जैसे कि मानवेंद्र जी ने बताया था? रोग होने के कारण एक तो गर्भ के अंदर बच्चा जब पल रहा है उस समय वो रोग लेकर के तैयार हो रहा है। जैसे गर्भ के अंदर आंखें नहीं बनी थी धृतराष्ट्र की, वो जन्म से अंधा था। गर्भ से पांडु रोग से पीड़ित हो गया था पांडु, क्योंकि गर्भ के अंदर ही उस समय ग्रहों की किरणें सही से नहीं आ पा रही थी, और गर्भ के अंदर ही बहुत ब्रिलियंट हो गया था विदुर। एक तो यह होता है कि हमें गर्भ काल से ही बीमारियां प्राप्त होती हैं। ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना होता है। इसके अंदर मिट्टी और इसमें पानी सबसे ज्यादा है। गर्भ के अंदर जो बीमारियां आती हैं वो भी 2 प्रकार से आती हैं। एक जेनेटिक आती हैं, माता पिता को जो बीमारी है, और एक 9 महीने 9 दिन बच्चा जब गर्भ में रहता है, और उस समय जब ग्रहों की किरणें आती हैं जो गर्भ को डेवलप करती हैं, उस समय कौन सा ग्रह यूनिवर्स के अंदर बीमारी दे रहा है, उससे बीमारियां आती हैं। अभी जैसे बताया मानवेंद्र जी ने कि शुक्र नीच का होगा, अभी होगा ना ट्रांजिट में शुक्र नीच का। जब शुक्र नीच का होगा तो आप लोग सब ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं, देखना कि जो बच्चा उस समय पैदा हो रहा है, या वो 5-7 दिन गर्भ में रह चुका है और फिर गर्भ के बाद आता है, जब वो बड़ा होता है तो उसको कौन सी बीमारी आती है? क्या वो इम्पोर्टेंसी का शिकार होता है? क्या उसमें हिजड़ापन आता है? क्या उसके शरीर के अंदर स्पर्म की कमी है? उसके वीर्य में विकार है? अगर आपने कुंडली के पैदा होते ही लिख दिया कि ये बच्चा गर्भ के इसके कुंडली के अंदर बाई बर्थ शुक्र नीच का होने के कारण ये इन बीमारियों से जूझेगा, लेकिन जूझेगा कब? आपने तो लिख दिया कि जूझेगा कब? जूझेगा तब जब उस ग्रह की महादशा आ जाएगी, और वो जिस दिन ट्रांजिट में ग्रह नीच का हो जाएगा उसी दिन वो बीमारी अच्छे भले व्यक्ति को पकड़ लेगी। कोई अगर पहलवान हो और बहुत ज्यादा वासना प्रिय हो, और वो अपने आप को ये कहता हो कि मैं तो बहुत ज्यादा वासना प्रिय हूं, लेकिन वो व्यक्ति भी उस समय इंपोर्टेंसी का शिकार हो जाएगा, नपुंसकता का शिकार हो जाएगा। एक तो बीमारी हमें ऐसे मिलती है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, बढ़ता चला जाता है, वही बीमारियां बननी शुरू होती है शरीर के अंदर। हमारा जो 5 तत्व का शरीर है, ज्योतिष के हिसाब से करीब 250 बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनबिल्ट होती हैं हमारे शरीर के अंदर। हर व्यक्ति के अंदर कैंसर है, हर व्यक्ति के अंदर शुगर है, हर व्यक्ति के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति को नर्वस सिस्टम कमजोर है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बीपी की बीमारी है, गर्भपात की बीमारी है, इम्पोर्टेंसी है,
कहीं ना कहीं हकलापन है, तुतलापन है, लॉस ऑफ मेमोरी है, बाल झड़ना है, चमड़ी का रोग है, लीकोडर्मा है, कितनी सारी बीमारियां सब व्यक्ति को हैं। लेकिन ये बीमारी आती कब है ये आपको लिखना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मान लो सूर्य और बुध छठे भाव में बैठे हुए, मिथुन लगन है या आपकी कन्या लगन है और बुध और सूर्य छठे भाव में बैठे, यानी लग्नेश होकर के बुध छठे भाव में बैठा हुआ है, जैसे ही बुध की दशा आएगी वैसे ही आपको उंगलियों के अंदर सफेद दाग आने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही ल्यूकोडर्मा आनी शुरू हो जाएगी, दाद, खाज, खुजली, बाल झड़ना, चेहरे का रंग उड़ जाना और धीरे धीरे चमड़ी के रोग आने शुरू हो जाएंगे। अब ज्योतिष ये बताती है कि आपको बाई बर्थ ज्योतिषी ने लिखा था कि ये जो बच्चा है ये ल्यूकोडर्मा या ये बच्चा स्किन प्रॉब्लम या ये बच्चा कहीं ना कहीं इन बीमारियों से पीड़ित रहेगा। भाई ये बातें नहीं, भैया बातें नहीं, सुना है आपने मैंने क्या बोला है? एक सूत्र मैंने दिया, सुना आपने? ये बड़े काम के सूत्र हैं, आप बातों में मस्त हैं। मैंने बोला है लग्नेश होकर के बुध छठे भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ हो और जब बुध की दशा आए और बुध अस्त हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली कहीं ना कहीं बनी रहेगी और आप बातों में लगे हुए हो। ज्ञानी आदमी का एक सूत्र जीवन पलट देता है और हर बार ये कहानी बताता हूं और हर बार बतानी पड़ती है मेरे को। काश आप लोग भी ऐसे ही बोल रहे होते और मैं सुन रहा होता तो मुझे बड़ा आनंद आता, लेकिन दुख की बात है कि कोई सुनता नहीं है ढंग से इन बातों को। इसका मतलब उस बच्चे को पैदा होते ही ल्यूकोडर्मा था, उसको दाद, काज, खुजली थी, लेकिन जब बुध की दशा आई और उसके बाद वो खुजली शुरू हो गई और उसके बाद शरीर के अंदर पैचेज आने शुरू हो गए, कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करेगी। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बाय बर्थ मैंने लिख दिया कि ये व्यक्ति हार्ट की प्रॉब्लम से शिकार होगा। 1, 5, 9 लगन है, मेष लगन है, सिंह लगन है, मान लो धनु लगन है और सूर्य केतु, सूर्य राहु 1, 5, 9 में ही बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली मेष लगन की हो, सिंह लगन की हो, धनु लगन की हो, सूर्य केतु, सूर्य राहु लगन में बैठे हो, पंचम में बैठे हो, नवम में बैठे हो, आप लिख देना कि ये जो बच्चा है इसको हार्ट अटैक होगा। अब छोटे बच्चे को तो हार्ट अटैक होगा नहीं, खेलते कूदते को भी नहीं होगा। जब वो अपनी आयु के ऊपर आएगा, जिस दिन वो ग्रहों की दशा आ जाएंगी, उस दिन उस व्यक्ति की सूर्य की महादशा में केतु आ जाएगा, केतु की महादशा में सूर्य आ जाएगा और गोचर में सूर्य और केतु की युति जैसे आज हुई है, आज चल रही है, इस तरह से योग बनेगा। उस दिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा, उस दिन हो जाएगा। आप उपाय लिख दो, बता दो भाई ये प्रॉब्लम्स है। अभी डायबिटीज की बात करता हूं। डायबिटीज सबको है। अब किसी की डायबिटीज आई ही नहीं दशा तो उसको डायबिटीज हुई नहीं, बॉर्डर तक रुक गई और चली गई। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। बीपी कब होता है? बीपी तब होगा जब चंद्रमा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीड़ित होगा, क्योंकि जब ज्यादा सोचोगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। हार्ट बीट ज्यादा सोचने से बढ़ता है। जिसका चंद्रमा राहु के साथ हो, जिसका चंद्रमा अमावस्या का हो, सूर्य के साथ अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, तो उस व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा राहु के साथ हो, बीपी की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बचपन से तो नहीं आएगी। क्या हम लिख दें कि ये 12 साल का बच्चा बीपी के, कई बार होते हैं 12 साल के बच्चे को भी होता है, अगर उनकी दशाएं इतनी गंदी हों और इतना बुरी तरीके से पीड़ित होता है। इसका मतलब ये रहा, भाव का स्वामी
भाव का कारक और 12 भावों में उस भाव की राशि और उस राशि का स्वामी 5 तत्व अगर पीड़ित हैं, शनि राहु से पीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उस भाव से संबंधित कैंसर होगा। लगन के अंदर शनि राहु बैठे हैं, मेष लगन है, मंगल भी पीड़ित है, भाव भी पीड़ित है, मंगल भाव का स्वामी भी पीड़ित है, भाव का कारक सूर्य भी पीड़ित है और 5 नंबर की राशि भी पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर होगा, उसको कैंसर होगा कहीं ना कहीं। आप लिख देना कि लगन में बैठे हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं कैंसर होगा, ट्यूमर होगा। अभी कल एक कुंडली आई, मैं क्या ब्रेन ट्यूमर हुआ है? बोला हाँ गुरुजी ब्रेन ट्यूमर हुआ है। और वो सरदार जी थे। सरदार जी यकीन नहीं करते थे, ग्रेटर कैलाश में रहते थे, कल ही आए थे। कुंडली बड़ी देखने में बड़ी अच्छी थी, लेकिन लगन में ही शनि चंद्र बैठे हुए थे। मैं क्या सरदार जी? बोला हाँ सर। मैं क्या ब्रेन ट्यूमर हुआ है क्या? बोला हाँ मैं उसी से परेशान हूँ। परेशान था, कैंसर हो गया। बस एक ही चीज को टेंशन में लेकर के था कि कहीं मैं मर न जाऊं। शनि और चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी भाव में, पहले से लेकर के 12वें भाव तक, और वो भाव और भाव का स्वामी, भाव का कारक और उस भाव की राशि और उस भाव की राशि का स्वामी, ये 5 चीज अगर पीड़ित हैं तो उस भाव के अंदर कैंसर होगा। अगर पहले भाव में है तो सिर में कैंसर होगा, दूसरे भाव के अंदर है तो जो तंबाकू खाते हैं ना बहुत ज्यादा, गुटखा जो खाते हैं, उनके मुंह में कैंसर होगा, उनके दांत में कैंसर होगा, उनकी जीभ में कैंसर होगा। जिनका तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी 3 नंबर की राशि और बुध पीड़ित हो, उसको गले का कैंसर होगा, थ्रोट कैंसर हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, चंद्र और शनि का विष योग भी होना चाहिए, क्योंकि ब्लड कैंसर चंद्रमा और मंगल का भी प्रभाव बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मंगल और चंद्र पीड़ित हुए तो रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स ये दोनों पीड़ित हो जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर होगा। चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का कारक चंद्रमा मंगल शनि से पीड़ित हों तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। और ब्रेस्ट कैंसर तो स्त्रियों को होगा, लेकिन पुरुष को भी ब्रेस्ट कैंसर होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बोल दिया आपने, पुरुष को कहां से ब्रेस्ट हो गई? लेकिन जब कैंसर होता है तो वो भी पनपता है। कितने पुरुषों की ब्रेस्ट भारी होनी शुरू हो जाती है, उसमें गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं, और मैंने कम से कम 50-100 कुंडली देखी है जिन पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उनकी ब्रेस्ट को काटना पड़ा और उनको बहुत ज्यादा जाकर के कीमोथेरेपी दी गई। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का कारक, हार्ट से संबंधित छाती के अंदर कैंसर, लंग्स कैंसर हो जाएंगे। छठा भाव, छठे भाव का स्वामी पीड़ित हो, किडनियों का कैंसर, लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर। हजारों केस मैंने देखे और मेरे पास हजारों कुंडलियां सेव हैं। और जो मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लिखी है, उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बुक्स में 150 कुंडलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल जो लोग मेरे पास आए उनकी मैंने परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद मैंने उनसे कहा क्या मैं ये आपकी कुंडली अपनी बुक में डाल दूं? उन्होंने कहा जी डाल दीजिए, किसी लोगों का भला तो होगा, उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी, छठे भाव के अंदर यूट्रस का कैंसर भी होता है स्त्री को। पुरुष को तो होगा ही होगा, लेकिन स्त्री को यूट्रस का कैंसर होता है। सप्तम भाव के अंदर लिंग्स या योनि या प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, पुरुषों को ये बहुत ज्यादा होता है। अष्टम भाव के अंदर पाइल्स, बवासीर, भवंदर और एनस, गुदाद्वार के ऊपर कैंसर हो जाती है। अब आप लिख देना, लेकिन ये ध्यान रखना मित्रों, आपको बहुत एक अच्छी जानकारी दे रहा हूं। जिसके मुंह में तकलीफ होगी, जिसके मुंह में कैंसर आएगा, उसके एनस में भी कैंसर या बवासीर या बीमारी होगी। अब आप बोलोगे गुरुजी ये बात आपने कैसे बोल दी? क्योंकि जिसका द्वितीय भाव पीड़ित होगा उसका सप्तम दृष्टि में सप्तम भाव भी पीड़ित होगा, और जिसका सप्तम भाव पीड़ित होगा उसका द्वितीय भाव भी
इसका मतलब जिसको दांतों की बीमारी होगी उसको बवासीर की बीमारी होगी, और जिसको बवासीर की बीमारी है उसको दांतों की बीमारी भी होगी। यह है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नोट कर लेना इन चीजों को, आप देखना जिनको ये तकलीफें वो लोग अपने आप इनको कर सकते हैं। अभी रीढ़ की हड्डी के अंदर कई लोगों को कैंसर होता है, बैक पेन की भयंकर शिकायत होती है, हड्डियों के कैंसर होते हैं वो 9th हाउस से। और हमारे पैर, घुटने, टखने, पैरों में फोड़े हो जाते हैं, पैरों का कैंसर हो जाता है, पैर काटने पड़ जाते हैं। 12 भाव, 12 की 12 भावों के अंदर कैंसर होगा। अब ये तो कैंसर आपने लिख दिया, एक सूत्र और दूंगा जो सटीक होगा आपके ऊपर। ये ऐसे सूत्र हैं ऋषि पाराशर जी के, मेरी रिसर्च है, ये एकदम बाण की तरह जाएंगे। छठे भाव के अंदर 10 नंबर या 11 नंबर मकर या कुंभ राशि हो और उस पर राहु बैठा हो, 10 नंबर या 11 नंबर छठे भाव में हो, उस राशि के अंदर राहु बैठा हो, दैट मीन्स शनि इज ऑक्यूपाइड बाई राहु। तो शनि के अंदर 3 गुना बीमारी देने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि शनि बीमारी देने का कारक होता है। और ऐसा शनि जिस भाव में बैठा हो उस भाव में बीमारी देगा। आपकी कुंडली अगर कर्क लगन है या आपकी कुंडली सिंह लगन की है तो आप देखना ऐसी सिचुएशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आएगी, और ये मिथुन लगन के अंदर भी आती है। इन चीजों को देखना। अब शनि मान लो लगन में बैठा हुआ है, राहु अधिष्ठित, तो ये इतनी भयंकर बीमारी देगा कि आपके सिर में दर्द कभी खत्म नहीं होगा और फिर कैंसर आ जाएगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो आपके दांतों में कहीं ना कहीं कैंसर आएगा, आंखों में तकलीफ आएगी, आपके नाक में तकलीफ आएगी, आपकी नाक की हड्डी बढ़ेगी, नाक का ऑपरेशन होगा, आंखों का ऑपरेशन होगा, आपके सिर में चोट लगेगी। थर्ड हाउस में बैठा है और शनि थर्ड हाउस में बैठा और पाप प्रभाव में हो, केतु के मंगल के पाप प्रभाव में अगर हो तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड करेगा या उसको फांसी लगेगी। अब मैं ये योग बताता हूं क्यों फांसी लगेगी उसको, या फांसी से क्यों मरेगा, या उसके गले के अंदर उसको गला काट दिया जाएगा, गले काट के भी मृत्यु होती है। मंगल और केतु काटने वाले होते हैं, पता है सबको कि मंगल और केतु काटते हैं, गर्दन को काटते हैं, हाथ को काटते हैं, पैर को काटते हैं, जहां से भी काटना है। काट पीट का काम इन दोनों के पास है, सर्जरी का काम इन दोनों के पास है। और जैसे ही ये भाव स्वामी और कारक और लंबी बीमारी, इन चीजों का प्रभाव थर्ड हाउस पे आएगा, या तो आदमी फांसी से लटक जाएगा, या वो गर्दन काट दी जाएगी, या उसको गोली मार दी जाएगी। बहुत सारे लोगों की कुंडली मैंने रिसर्च की जिनकी गर्दन काटी गई। अभी भी कल परसों एक स्त्री ने अपने पति की गर्दन कटवा दी। तो ये काटने पीटने का काम मंगल का होता है। चौथे भाव में अगर शनि बैठा तो आपको टीबी की बीमारी आएगी अगर राहु साथ बैठा हो। राहु चंद्रमा शनि की युति, राहु चंद्रमा शनि की युति अगर इस कंडीशन में, एक जनरल कंडीशन और एक शनि बैठा हो चंद्रमा के साथ, तो आपको अस्थमा भी आएगा और साथ में टीबी की बीमारी भी आएगी। जिन लोगों को टीबी की बीमारी बनती है उनके चौथे भाव में जनरल चंद्रमा पीड़ित होने के साथ शनि और राहु की युति होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी दिक्कत आएगी। शनि राहु अधिष्ठित पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसी स्त्रियों के गर्भ नष्ट बार बार होते हैं। 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का हुआ मृत बंध्या, काक बंध्या, एक बच्चा होगा काक बंध्या योग, एक बच्चा होगा मृत बंध्या योग। कई बच्चे मरने के बाद एक आध बच्चा होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आप शनि राहु का इस समय यज्ञ करते हैं, शनि राहु से प्रार्थना करते हैं, पिछले जन्म का श्राप होता है,
तो जाकर के बड़ी मुश्किल से वो बच्चे होते हैं, और भविष्य में भी ये खतरा बना रहता है कि शनि राहु की दशा अगर जीवन में आ गई, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का बच्चा भी कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बीमारी होती है। और यही अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो बड़ी तकलीफ आएगी। ऐसा व्यक्ति इंपोर्टेंसी का शिकार हो जाएगा, या उसके सेक्स ऑर्गन्स, अगर पुरुष है तो उसके सेक्स ऑर्गन्स वो डैमेज हो जाते हैं। अब छठे भाव चोट एक्सीडेंट का भी है, राहु के द्वारा अधिष्ठित भी है, शनि और बैठ गया जाके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव पुरुष के लिए सेक्स ऑर्गन्स का है। बच्चा गेंद खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते खेलते गेंद लगती सप्तम भाव पर और उसका पूरा सप्तम भाव डैमेज हो गया और वो इम्पोर्टेंसी का शिकार हो गया। आज तक वो बच्चा हिजड़ा है, वैसे इंजीनियर है। बीमारियों का कोई एंड नहीं है, बशर्ते आपको रिसर्च करना है। और यही शनि अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर, फिशर, भवंदर ये होगा। और कांच निकलने की बीमारी, क्या आप जब मल उत्सर्जन करते हो उस समय पूरा की पूरा सिस्टम बाहर आ जाता है। ये बीमारियां पहले भी बहुत होती थी, आज भी बहुत लोगों को ये बीमारियां होती हैं। जिनको बैक पेन की शिकायत है, जिनको ये 9 नंबर में अगर ये शनि बैठ जाए तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहेगी। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, हमारी एक स्टूडेंट है बड़ी इंटेलिजेंट, और वो आई हुई है बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आई हैं। मैंने कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी, और उनको वो प्रॉब्लम आई। अच्छी भली गवर्नमेंट टीचर, इंटेलिजेंट, ज्योतिषी की क्लास की टॉपर, मेरे को कुंडली दिखाई, मैंने कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी स्लिप डिस्क की। अदिति आई कि नहीं आई? खड़े होके बता दो एक बार जरा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। ये देखो, ये अदिति हैं, सेंट्रल स्कूल उसमें पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और बहुत टॉप की ज्योतिषी हैं। मैंने आज उनको कहा, मैं कहा आप आना, मैं कहा मैं आज एक ऐसा लेक्चर दूंगा, मैं कहा जो पब्लिक बोलेगी मैं उसी पे बोलूंगा। बैक पेन की शिकायत तो मुझे भी है, मेरे भी घुटनों में दर्द है। शनि की 7.5 लगी मीन राशि पर, मेरी मीन राशि है, और जैसे ही 7.5 लगी, एक जयपुर सम्मेलन में ऐसे खड़े खड़े घूमा दीप प्रज्वलन करने के लिए, और कटाक से मेरा घुटना जो है आवाज आ गई, और आज तक लंगड़ा के चल रहा हूं। और मुझे पता है जब तक शनि की 7.5 रहने वाली है, जब तक मेरा लंगड़ापन रहने वाला है। पता था, पैरों का मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी, कमर दर्द का मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी। अभी और कुछ बीमारियां बताता हूं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये योग जो मैंने बताए ना, ये योग रामबाण है। इन योगों पर अगर काम करोगे ना, अभी जिस स्त्री का सूर्य और बुध अष्टम भाव में बैठा हो, काकबंधा योग बनेगा। बड़ी मुश्किल से एक बच्चा होता है, बहुत मुश्किल से होता है, नहीं तो बार बार गर्भ नष्ट होते रहेंगे, गर्भ नष्ट होते रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी हमारे अंदर नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, हम अपंग हो जाते हैं, पैरालाइज मार जाता है, पैरालाइज अटैक हो जाता है, क्योंकि आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। जो कांप रहे होते हैं, ऐसे 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 कंपन होता है, ये माइक हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे ऐसे माइक चलता रहेगा। हमारे नर्वस सिस्टम को, पूरे की पूरे नर्वस सिस्टम को शनि प्रभावित करता है। अगर लग्ने शनि हो और लगन में बैठा हो और वो पीड़ित हो राहु से, भाव स्वामी कारक और 7 में सूर्य और 5 नंबर की राशि, अगर ये पीड़ित हों तो फिर क्या होगा कि आदमी का नर्वस सिस्टम धीरे 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 ऐसे ऐसे, गर्दन नहीं टिकेगी, गर्दन हिलती रहेगी, हाथ पैर हिलते रहेंगे, नर्वस सिस्टम कलेप्स कर जाएगा। और शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया आ गई तो उस समय पैरालाइज अटैक भी आ जाएगा। उस समय आदमी अपने आप कहीं ना कहीं हाई बीपी के कारण पैरालाइज अटैक होगा। मेरा एक स्टूडेंट और था,
शरीर 27 से 28 साल पहले पढ़ता था। वो एक गांव का सरपंच भी था। मैंने उसको 2 दिन पहले बोला, मैं क्या सरपंच साहब, मैं क्या चेकअप करवा लो। बोला नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं होता। अरे मैं क्या होंदा है भैया, मैं क्या ग्रह खराब हो रहे। तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैनू कुछ नहीं होता, मैं तो घी खांदा है। और 2 दिन बाद ऐसा पैरालाइज अटैक हुआ, वो आकाश हॉस्पिटल के अंदर, आज तक अभी लैट्रिन पे नहीं जा सकता, सीट पे नहीं बैठ सकता, चल नहीं सकता। तो मैंने कहा तुम्हारी कुंडली के अंदर स्थिति यही बनी हुई है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आएगी। बीमारियां जो होती हैं, ये बीमारी होती हैं जन्मजात। ये बीमारियां होती हैं ग्रहों की दशा बदलने पर, ये ग्रहों के गोचर बदलने पर, और एक बीमारी होती है ऋतु परिवर्तन पर। ऋतु परिवर्तन, हमारा जो आज बॉडी है वो बारिश के हिसाब से एडजस्ट हो गया, हम बारिश को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को हमारे लंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ह्यूमिडिटी खत्म होकर ड्राइनेस आएगी, जैसे ही सर्दी शुरू होंगी, वैसे ही हमारा शरीर जो है उसका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत है नहीं और वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसका मतलब ऋतु परिवर्तन, ग्रहों का ट्रांजिट, ग्रहों की महादशा और जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, इनको आप कैलकुलेट करिए। जैसे ही दशा आती है उनका उपाय करिए। पूजा पाठ और मंत्र और प्राण शक्ति को इम्प्रूवमेंट करने से उनको ठीक किया जा सकता है। मेरे सामने बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अभी IIMT यूनिवर्सिटी में गया, वो सारे प्रोफेसर बैठे थे, मैंने उनको खुली छूट दे दी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, गुरुजी अगर सब कुछ लिखा है, बीमारियां लिखी, तो ठीक कैसे हो सकती? मैंने उनको, दीप्ति जी क्या बोला, मैंने कहा 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, दोनों का वजन 100 किलो है, दोनों पे शनि राहु की दशाएं चल रही हैं, दोनों को एक ही टाइम मरना है, ज्योतिषी ने बोल दिया। अब एक को मैं बोलूं लेटा रहे, क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, सर्दी बहुत ज्यादा, कपकपाट। एक को बोला मैंने कि कपड़े उतार और ये लेट जा सड़क पर। मैंने कहा तू भी कपड़े उतार, लेकिन तू लेटेगा नहीं, तू खड़ा होकर के एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, बाबा रामदेव को याद कर सकता है। तो इन दोनों में मरेगा कौन सा पहले? कौन सा मरेगा पहले? जो लेटा हुआ है। वो खड़ा हुआ योगा करने वाला क्यों बच गया जबकि दोनों को मरना था? उसने क्या किया कि अपने शरीर के अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा लिया। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर रेमेडी है। तो मैंने उन प्रोफेसरों को बोला कि हमारे शरीर के अंदर रेमेडी है, हमने अग्नि तत्व को बढ़ा लिया। अग्नि तत्व बढ़ने के कारण वो बच्चा रात भर प्राणायाम करता रहा, योगा करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, वो बच गया। अगर आपको डायबिटीज आती है तो आप रोज मिठाई खाओगे तो 4 दिन में मर जाओगे। इसे हम कंट्रोल करते हो ना उपाय करके। आपको कोई भी तकलीफ होती है, अस्थमा है किसी को तो खाता है ना गोली, बीपी है जिसको गोली खाता है ना कहीं। तो इन बीमारियों को हम उपाय से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला उपाय है योगा प्राणायाम, दूसरा उपाय मंत्र शक्ति, उससे ग्रहों की किरणों को रोकना, उनके प्रभाव को रोकना। तीसरा है सप्लीमेंट, यानी जो चीज़ की विटामिन की कमी है, मान लो डी विटामिन कमजोर है, B12 कमजोर है, तो मंत्र जाप करने से B12 नहीं बढ़ेगी। आप बोलो B12 बढ़ जा तो नहीं बढ़ेगी, वो तो B12 आपको खानी ही पड़ेगी। तो हम फिर उपाय के माध्यम से इनको ठीक कर सकते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल है। अब किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं कि वो क्यों रोग हुआ और उसका उपाय क्या है। ये मैं बताने के लिए तैयार हूं, और कुछ भी पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं।